Assalamu alaikum dear students, I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yinsu. Dear students, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज डिजास्टर मैनेजमेंट का पहला चैप्टर क्लास 10th के लिए प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर। कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजास्टर्स से। क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि डिजास्टर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या है, मिटिगेशन मेजर्स क्या है, ये सब आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। अब आज हम 10th क्लास में आपको पढ़ना है कि कौन से स्टेप्स आप उठा सकते हो आफ्टर डिजास्टर। रेस्क्यू करने के लिए क्या हमें करना है वो हम इसमें पढ़ेंगे। एंशिएंट टाइम्स से डिजास्टर्स होते रहे हैं, इनकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को, लाइवलीहुड को। और जो हमारी स्टेट है, हमारी टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, इट्स वेरी प्रोन टू डिजास्टर्स। और यहाँ पे खतरा रहता है ज़्यादातर अर्थक्वेक्स का, लैंडस्लाइड्स का और रोड एक्सीडेंट्स का। अर्थक्वेक्स इन सब में से डेंजरस है एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल हजार्ड्स में से अर्थक्वेक्स आते हैं। और इसका इम्पैक्ट तो सडन है, ये हमें वार्निंग नहीं देता है पहले, ये अचानक कहीं पर भी किसी भी वक्त आता है। तो इस चैप्टर में हमें यही देखना है कि जब ऐसे डिजास्टर्स आते हैं तब हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट इसमें है सर्च एंड रेस्क्यू। सबसे पहले हमें रेस्क्यू करना है उन विक्टिम्स को जो कि वहां पे फंसे होते हैं डिजास्टर साइट पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमें सारी प्रिकॉशंस उठानी है कि कैसे हम विक्टिम्स को सेफली वहां से निकालें और एक सेफ जगह पे उनको पहुंचाएं। इसमें हेल्प करते हैं हमारे जो लोकल, जहाँ पे वो डिजास्टर हुआ होता है, वहाँ का जो लोकल जो यूथ होते हैं, लोकल पब्लिक है, वो हेल्प करते हैं। वॉलंटियर्स आते हैं हेल्प करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी आती है, तीनों मिलकर काम करते हैं और रेस्क्यू करते हैं विक्टिम्स को। लोकल कम्युनिटी एज रेस्क्यूअर्स। जो लोकल कम्युनिटी होती है वहाँ की, जहाँ पे डिजास्टर हुआ है, वो भी रेस्क्यू काम में मदद करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की, वॉलंटियर्स की। ट्रेन्ड एंड स्किल्ड रेस्क्यूअर्स। कभी कभी डिजास्टर्स इतने बुरे तरीके से अफेक्ट करते हैं किसी भी जगह को, तो जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पे उनके लिए ये नामुमकिन होता है उससे रेस्क्यू करना। तो उसके लिए फिर प्रोफेशनल्स आते हैं जिनको ट्रेनिंग होती है, जिनके पास स्किल्स होते हैं इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को चलाने के लिए। तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से रेस्क्यू करते हैं वहाँ पे लोगों को। टीम कंपोजिशन। कैसी टीम होनी चाहिए रेस्क्यू टीम जो है डिजास्टर्स के वक्त पे, वो कैसी होनी चाहिए, उनमें कौन से स्किल्स होने चाहिए। पहले वो सेहतमंद होने चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल, दोनों का फिजिकल स्टेटस जो है वो गुड होना चाहिए। इमोशनली वो बैलेंस्ड होनी चाहिए और वो विलिंग होनी चाहिए कि वो इमरजेंसी के वक्त कोई भी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आए, उस वक्त वो काम करने के लिए तैयार होनी चाहिए। जो टीम लीडर है इस रेस्क्यू टीम का, वो होना चाहिए एक गुड ऑर्गेनाइजर, मोरल बूस्टर होना चाहिए वो, एंड ए गुड डिसीजन मेकर। क्योंकि लीडर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होल टीम जो होती है उसकी सेफ्टी की, तो उसमें ये सब क्वालिटीज होनी चाहिए। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम। सर्च एंड रेस्क्यू टीम जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए व्हाइल रेस्क्यूइंग द विक्टिम्स। फर्स्ट इज सर्च द विक्टिम्स इन डेब्रिस एंड टाइमली रेस्क्यू टू सेफ्टी। सबसे पहले इन्हें देखना है कि मलबे में फंसे हुए विक्टिम जो है उन्हें निकालना है, उन्हें रेस्क्यू करना है। Second is to provide first aid to victims and transport them to hospitals on priority basis depending upon the critical state of the victims. फिर जब मलबे से या उस डिजास्टर एरिया से विक्टिम्स को निकाला जा रहा है तो उनको हॉस्पिटल, अगर लगे कि विक्टिम जो है उसको ज़रूरत है हॉस्पिटल की, तो उसे हॉस्पिटल फौरी तौर पर भेजना चाहिए अगर वो क्रिटिकल स्टेट में होगा। अगर नहीं तो सेफली उसे किसी जगह पर पहुंचाना है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करनी है, डेड बॉडीज को निकालने में, उनको डिस्पोज ऑफ करने में, उनको हैंड ओवर करना है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन
के हवाले। इसके अलावा डेड एनिमल्स अगर होंगे उनको भी निकालना है वहां से, ताकि उससे डिजीज जो है वो ना फैल सके। Another is to take necessary steps in cordoning of the damaged and collapsing building. जो भी बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई है, डैमेज्ड हुई, उनको बंद करना है, सील करना है, ताकि लोग वहां ना जाएं, वहां खतरा हो सकता है बिल्डिंग्स गिरने का। लोकल वॉलंटियर्स जो है उनको भी ट्रेन करना है, ताकि वो इन रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू ऑपरेशंस में मदद कर सकें। जो ये लीडर होता है, अब हम देखेंगे इसकी क्या जिम्मेदारी होती है। जो रेस्क्यू टीम का लीडर होता है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। इसको सबसे पहले एसेस करना है उस डिजास्टर एरिया को, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि डैमेज कितना हुआ है, लॉस ऑफ लाइफ कितना है, प्रॉपर्टी का लॉस कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट करनी है और उसको सेफेस्ट अप्रोच डिजास्टर एरिया के और फाइंड करना है। इसमें इससे लोकल एरिया के जो रहने वाले इनहेबिटेंट्स है वो इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा टीम लीडर को ऑल प्रिकॉशंस लेनी है, ताकि जो उसकी टीम है वो भी सेफ रहे, उनको किसी किस्म की इंजरी ना हो ड्यूरिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। इसके अलावा उसे टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस देने हैं अपनी टीम को एज पर द सिचुएशन। अब हम देखेंगे जो टीम मेंबर्स है उन्हें क्या करना है। सबसे पहले दे हैव टू स्टे कूल एंड कॉम एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। उन्हें कूल रहना है, कॉम रहना है, पुरुमीद रहना है। दे हैव टू ओबे द कमांड्स ऑफ द टीम लीडर, और जो भी टीम लीडर उनसे कहता है करने के लिए उनको वो करना है, उनको वो कमांड्स फॉलो करने हैं। इसके अलावा दे हैव टू वियर ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग हेलमेट। उन्हें सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो भी है उनको वो लगाने चाहिए, उनको हेलमेट भी लगाना चाहिए ताकि वो सेफ रह सकें। ऑलवेज वर्क इन पेयर्स एंड ऑल्सो सपोर्ट एंड कम्प्लीमेंट ईच अदर। एक साथ अकेले काम नहीं करना है, दो को मिलकर जाना है किसी भी एरिया में अगर जाना होगा, और हमेशा कम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को। कीप कॉलिंग, आवाज देते रहें। लिसन टू ऑल पॉसिबल साउंड्स लाइक क्राइंग, अलार्म्स फॉर हेल्प। और ये भी कोशिश करनी है कि कहीं से कोई आवाज मत आ रही है, कोई मत चिल्ला रहा है हेल्प के लिए, इस पे ध्यान रखना है। Not to touch or pull, push, block doors, damages or projected planks. किसी भी ऐसी चीज को टच नहीं करना है या उसे पुश नहीं करना है, चाहे वो डोर हो, कोई डैमेज्ड खिड़की हो, कोई वॉल हो, उसको पुश या पुल नहीं करना है, क्योंकि अगर वो गिर जाएगी तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। They have to treat all wires and cables as live wires. और जो भी वहां पे वायर्स होंगी उनको इन्हें ट्रीट करना है लाइव वायर्स। इनमें बिजली हो सकती है, करंट का खतरा हो सकता है। Do not ignite fire, it can spread and injure rescue team. और आग नहीं जलानी है किसी भी किस्म की, इससे रेस्क्यू टीम को खतरा हो सकता है। Be gentle and careful in all your actions as well as movements. और आराम से केयरफुली अपना जो काम होता है उनका रेस्क्यू का काम वो करना है। And they have to take maximum safety. जब वो मलबे से एक विक्टिम को निकाल रहे होंगे उस वक्त उन्हें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, अपनी सेफ्टी का भी और उस विक्टिम की सेफ्टी का भी। यूं ही वो उस विक्टिम को मलबे से निकाल रहे होंगे उन्हें इमीडिएटली उसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है, उसे देखना है कि ब्रीथिंग हो रही है इसमें कि नहीं, नेसेसरी फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। ये डिपेंड करेगा कि उस विक्टिम की कंडीशन क्या है। उसे सेफेस्ट जगह पे ले जाना है और वहां उसको फर्स्ट एड मिलना चाहिए। बैम्बो स्टिक्स से स्ट्रेचर्स बना सकते हैं, वो रेस्क्यू काम में मदद करेंगे। लेडर, रोप स्ट्रेचर्स होने चाहिए साथ, सीढ़ियां, रस्सी। इसके अलावा बैम्बो स्टिक्स और ब्लैंकेट स्ट्रेचर्स भी साथ होने चाहिए। ये रेस्क्यू टीम को इससे मदद मिलेगी रेस्क्यू ऑपरेशन करने में। अब हम देखेंगे इक्विपमेंट फॉर रेस्क्यूअर। कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए रेस्क्यूअर के लिए। फर्स्ट, इक्विपमेंट फॉर पर्सनल सेफ्टी ऑफ रेस्क्यूअर। एक रेस्क्यूअर जो होता है उसकी अपनी सेफ्टी के लिए कौन से इक्विपमेंट्स उसके पास होने चाहिए वो हम देखेंगे। फर्स्ट इज हेलमेट होना चाहिए,
लाइफ जैकेट, गम बूट्स यानी कि लॉन्ग शूज होने चाहिए, टॉर्च होनी चाहिए, विसल, ये हर एक रेस्क्यूअर के पास होना चाहिए, ये पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट्स। अब हम देखेंगे इक्विपमेंट्स फॉर सेफ्टी ऑफ विक्टिम्स, जिनको वो बचाने जा रहे हैं विक्टिम्स, उनके लिए उनके पास क्या इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। लेडर्स यानी सीढ़ी, रोप, रस्सी, पुले, ये व्हील है दैट कैरीज फ्लेक्सिबल रोप, ये भी होना चाहिए। स्मॉल कटिंग टूल्स होने चाहिए, हैमर, हथौड़ा, स्ट्रेचर्स होने चाहिए, बैम्बू स्टिक्स होनी चाहिए, बैरल्स होने चाहिए, एयर फिल्ड ट्यूब्स होने चाहिए। ये सारे विक्टिम्स है, ये सारे इक्विपमेंट्स है फॉर द सेफ्टी ऑफ विक्टिम्स। अब हम देखेंगे अल्ट्रा मॉडर्न सर्च इक्विपमेंट। कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से सर्च इक्विपमेंट्स नए बनाए गए हैं, वो हम देखेंगे वो कौन से हैं, वो होने चाहिए रेस्क्यू टीम के पास। इंफ्रारेड कैमरास, एक्विस्टिक डिवाइसेस से लॉन्ग कम्युनिकेशन साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, इसको डिजास्टर साइट पे यूज किया जाता है। बायोरेडर्स से डिटेक्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव्स बाय मींस ऑफ रेडर सिग्नल्स। और लाइफ लोकेटर्स, ये लोकेट करता है लाइव विक्टिम्स को डिजास्टर साइट पे। तो ये मॉडर्न सर्च इक्विपमेंट्स होने चाहिए रेस्क्यू टीम के पास एट द टाइम ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन। अब हम देखेंगे फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हम कहते हैं जो इनिशियल केयर मिलता है एक इंजर्ड को या इलनेस के वक्त, उसको हम सबसे पहला ट्रीटमेंट जो हम देते हैं उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड, ताकि और नुकसान होने से ये इंजर्ड पर्सन या इल पर्सन बच जाए। जब तक उसको मेडिकल हेल्प मिल जाए तब तक हम उसको फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट एड के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। फर्स्ट, टू सेव लाइफ बाय मेंटेनिंग वाइटल फंक्शंस, दैट इज एबीसी, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। पहले हमें जो विक्टिम है उसकी लाइफ को बचाने की कोशिश करनी है एबीसीज को फॉलो करके। एयरवे, हमें देखना है कि उसकी लंग्स जो है उसमें सांस वो ले पा रहा है कि नहीं अच्छे से, ब्रीथिंग हो रही है कि नहीं, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है कि नहीं, ये सब हमें पहले चेक करना है। To prevent victims' condition from becoming bad to worse by practicing ABC or basic life support system. विक्टिम की कंडीशन को बैड होने से, बैड से वर्स्ट होने से बचाने के लिए हमें सबसे पहले ABCs को फॉलो करना है, दैट इज एयरवे। हमें कोशिश करनी है कि वो सांस ले सके, उसका जो एयरवेज है वो क्लियर रहे, वो सांस ले पाए, और ब्लड जो है वो उसका ब्लड जो है वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होती रहे। और विक्टिम को फर्स्ट एड देना है ताकि वो हॉस्पिटल तक स्टेबल रहे, हॉस्पिटल पहुंचने तक उसको फर्स्ट एड देना है। इसके अलावा टू रिएश्योर मॉरल सपोर्ट टू विक्टिम्स, मॉरल सपोर्ट देना है विक्टिम्स को ताकि वो स्टेबल रहे। ये है ऑब्जेक्टिव्स, ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। अब हम देखेंगे एक्शन प्लान ऑफ फर्स्ट एड प्रोवाइडर। जो फर्स्ट एड प्रोवाइडर होता है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करने वाला, उसका क्या प्लान होना चाहिए, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए उस वक्त एट द टाइम ऑफ रेस्क्यू, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एड जब वो प्रोवाइड करता है उस वक्त। फर्स्ट एड प्रोवाइडर मस्ट फॉलो DR ABC, डॉक्टर ABC, दैट इज डेंजर रेस्पॉन्स, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। सबसे पहले इसको देखना है कि खतरा जो है पेशेंट का वो कम कर सके, पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, एयरवेज उसके क्लियर है कि नहीं, ब्रीदिंग वो सांस ले पा रहा है, सर्कुलेशन होनी चाहिए। इसके लिए उसके कुछ स्टेप्स उठाने हैं जो हम आगे पढ़ेंगे हमारे लेसन में, कैसे हम ब्रीदिंग में उसकी मदद कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन कैसे एक पेशेंट की हो सकती है। तो फर्स्ट एड प्रोवाइडर को पहले इन बातों का ख्याल रखना है। DR ABC मीन्स डेंजर, response, airway, breathing and circulation. Then next is check for danger around victim and care provider. और देखना है कि जो विक्टिम है उसके इर्द गिर्द कोई खतरा तो नहीं है, और जो उसकी केयर टेकर है उसके इर्द गिर्द भी कोई डेंजर तो नहीं है। चेक फॉर रेस्पॉन्स ऑफ विक्टिम, और देखना है कि विक्टिम जो है जिसको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जा रहा है क्या वो रेस्पॉन्स कर रहा है, वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है।
नेक्स्ट इज चेक वेदर द एयरवेज ऑफ विक्टिम्स और क्लियर। हमें देखना है जहाँ से वो सांस ले रहा है क्या वो क्लियर है या नहीं। चेक वेदर द विक्टिम इज ब्रीदिंग कंफर्टेबली, और ये ब्रीथ सांस ले पा रहा है अच्छे से कंफर्टेबली या नहीं, ये भी चेक करना है फर्स्ट एड प्रोवाइडर को। चेक वेदर द विक्टिम्स ब्लड सर्कुलेशन इज नॉर्मल। इसके अलावा ये भी देखना है कि विक्टिम की जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है उसकी बॉडी में वो नॉर्मल है या नहीं। ये तो था एक्शन प्लान फर्स्ट एड प्रोवाइडर का। नाउ वी विल सी फेंटिंग एंड लूजिंग कॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियस होना और फेंट होना। It is a state of human body as a result of interference with the functioning of brain, which could lead to airway obstruction, loss of breathing, and malfunctioning of heart. जब इंसान अनकॉन्शियस होता है या फेंट होता है, इससे एयरवेज जो है जिनसे इंसान अपने जो लंग्स जो है हमारे फंक्शन कर रहे हैं वो उनको भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ब्रीदिंग में इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रीथ नहीं कर पाएगा इंसान अच्छे से when he is in a stage of unconsciousness or when he is faint, he or she is faint, and malfunctioning of heart जो है एक पर्सन का at the stage of unconsciousness और fainting ये अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। इससे एक विक्टिम को खतरा होता है डेथ का भी, इसीलिए उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे अनकॉन्शियसनेस पेशेंट जो है उसके लिए क्या डूज एंड डू नॉट्स है, क्या करना चाहिए हमें अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। डूज पहले हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। फर्स्ट, प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड ड्यू टू फॉल बाय एक्सटेंडिंग सपोर्ट। पहले जो पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है उसको हमें बचाना है कि वो गिर न जाए इस तरह से कि वो जख्मी हो जाए, उसको सपोर्ट देना है। Then second, tilt head backwards, clear mouth of saliva, and this will clear the airway. हमें उसका हेड जो है वो पीछे से ऐसे हाथ लगा के उठाना है, ऐसे उसके माउथ का जो सलाइवा है उसको साफ करना है ताकि वो सांस ले सके अच्छे से। Raise the legs from the rest of the body. This will improve blood flow to vital organs like brain, heart and lungs. और उसकी legs को ऐसे ऊपर उठाना है ताकि blood जो है वो अच्छे से flow करे important organs को like brain, heart और lungs. Loosen tight clothing. और अगर वो टाइट कपड़े पहन रहा है उनको हमें लूज करना है ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर सके। Keep the patient warm in winter and cool in heat stroke in summer. और अगर विंटर का मौसम है तब हमें उसको गर्मी देनी है, गर्म रखना है पेशेंट को। और अगर समर का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, तब हमें उसको हवा देनी है, कूल रखना है उसको। कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। और इसका रिकॉर्ड रखना है, अगर ये पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है तो किस वक्त इसकी पोजीशन क्या है, इस सब चीजों का रिकॉर्ड रखना है। Give painful pinch to ear lobe of patient to see any movement of body or opening of eyes. और ears के सामने उसको थोड़ा सा पिंच करना है ताकि ये देख सकें कि हम उसकी बॉडी, इस पिंच से उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट हो रही है, वो अपनी आंखें खोल रहा है या नहीं। ये सब चीजें हमें करनी है विद एन अनकॉन्शियसनेस पेशेंट, विद एन अनकॉन्शियस पेशेंट। अब हमें देखनी है वो चीजें जो हमें नहीं करनी है। Never give water to unconscious patient. This will block the airway. Unconscious patient जब होता है उसे हमें पानी नहीं देना है, इससे ब्लॉक हो जाएंगे उसके एयरवेज और वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। Don't allow patient to get up and walk until patient is fully conscious. और पेशेंट को जबरदस्ती नहीं उठाना है और उसे चलाना नहीं है जब तक न वो अच्छे से होश में आए। Don't overcrowd the area. और उस एरिया पे जहाँ पे ये अनकॉन्शियस पेशेंट होगा वहाँ पे खुली जगह रखनी है, क्राउड जमा नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि कौन से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किस तरह से होना चाहिए, रेस्क्यू टीम के लिए क्या जिम्मेदारी है और किस तरह से हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। अब आगे और भी हमें पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे अपने सेकंड लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।